गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित जितने भी फर्टिलाइज़र थे उसके बारे में डिस्कस किए हैं और इस सेशन में हम बायो फर्टिलाइज़र्स या फिर बायो इनोकुलेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बायो फर्टिलाइज़र्स आर बायो इनोकुलेंट्स, देज आर प्रिपरेशन containing microorganisms that supply nutrients especially nitrogen and phosphorus, यानी these are preparation containing microorganism, यानी जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर जो बायो इनोकुलेंट्स होते हैं यह मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट, जो कि न्यूट्रिएंट का सप्लाई करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यानी विशिष्ट रूप से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस न्यूट्रिएंट के सप्लाई के लिए जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी भी फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करते हैं तो उसी को बायो फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सीड, यानी कि इसका प्रयोग यानी बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग जो होता है वो सीड के द्वारा किया जा सकता है एंड सॉइल्स के द्वारा भी किया जा सकता है। और कंपोस्टिंग एरिया, जहाँ पर कंपोस्टिंग होता है उस क्षेत्र में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाने के लिए माइक्रो फर्टिलाइजर्स का मुख्य उद्देश्य होता है। एंड एक्सीलरेटेड सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस टू ऑगमेंट द एक्सटेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन ए फॉर्म विच कैन बी एसिमुलेटेड बाय द प्लांट्स। फिर से, देज आर प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इसका फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है। दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और ये विशिष्ट रूप से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस न्यूट्रिएंट का सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड थ्रू एप्लीकेशंस ऑफ सीड्स एंड सॉइल्स आर कंपोस्टिंग एरियाज, यानी कि इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन जो होता है वो सीड के द्वारा किया जा सकता है, सॉइल के द्वारा किया जा सकता है और कंपोस्टिंग के द्वारा किया जा सकता है। कंपोस्टिंग एरिया में किया जाता है। विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइज़र, यानी कि इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। एंड एक्सीलरेटेड सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस, और जो माइक्रोबियल प्रोसेस होता है उसको भी एक्सीलरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर टू ऑगमेंट द एक्सटेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसके द्वारा जो अब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है यह बढ़ जाती है। बायो फर्टिलाइजर के द्वारा जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इन द फार्म इन ए फार्म विच कैन बी एसिमुलेटेड बाई प्लांट्स, और इसका एसिमुलेशन जो था वो प्लांट्स के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई देज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि न्यूट्रिएंट के सप्लाई के आधार पर बायो फर्टिलाइजर्स को निम्नलिखित दो रूप से क्लासिफाइड किया गया है। फिर से, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई देज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, यानी कि न्यूट्रिएंट के सप्लाई के आधार पर जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इसको विस्तृत रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स, या फिर इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। देज आर थ्री टाइप्स, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रोब्स होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो नाइट्रोजन होते हैं या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो आपका फ्री लिविंग होता है, दूसरा आपका एसोसिएटिव सिम्बायोटिक लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, तीसरे नंबर पे आपका सिम्बायोटिक फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। पहले नंबर पे आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया आता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी कितने प्रकार का होता है, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका एरोबिक बैक्टीरिया होता है, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया के अंतर्गत एजोटोबैक्टर आता है। एजोटोबैक्टर
क्रोकम आता है, एजेटोबैक्टर क्रोकम आता है। फ्री फिक्सेस कॉमनली यूज्ड फॉर व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। फ्री फिक्सेस नाइट्रोजन कॉमनली यूज्ड फॉर व्हीट, राइस एंड कॉटन, शुगर केन, यानी कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिसके अंतर्गत आपका एरोबिक बैक्टीरिया जैसे एजेटोबैक्टर क्रोकम, इसका प्रयोग जो होता है वो साधारणतः गेहूं में किया जाता है, राइस में किया जाता है, कॉटन में किया जाता है एंड शुगर केन में किया जाता है। फिर से इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है। इसमें ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो आपका एरोबिक बैक्टीरिया होता है, दूसरे आपका एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक बैक्टीरिया के अंतर्गत एजेटोबैक्टर क्रोकम आता है जो कि फ्री फिक्सर कॉमनली यूज्ड फॉर, यानी कि यह फ्री फिक्सर होता है, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया में एजेटोबैक्टर जो क्रोकम होता है यह फ्री फिक्सर्स होता है। साधारणतः किस में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग होता है गेहूं में किया जाता है, राइस में किया जाता है, कॉटन में किया जाता है एंड शुगर केन में किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे एनारोबिक बैक्टीरिया जिसमें आपका क्लस्ट्रीडियम आता है, यानी कि फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका क्लस्ट्रीडियम आता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का आपका जो बैक्टीरिया है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, यह भी कितने प्रकार का होता है तो इसमें बस एक ही दिखाया गया है, माइक्रो एरोबिक, यानी कि एसोसिएटिव सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो एरोबिक होते हैं जिसके अंतर्गत आपका एजोस्पेरिलम आता है, एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ ग्रासेस इनसाइड रूट सिम्बायोसिस, यानी रूट सिम्बायोसिस के इनसाइड में ग्रासेस के रूट से संबंधित होता है क्या एजोस्पेरिलम, यानी एजोस्पेरिलम इज एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ ग्रासेस, यानी कि एजोस्पेरिलम का संबंध किससे होता है तो एजोस्पेरिलम का जो एसोसिएशन होता है वो रूट्स ऑफ ग्रासेस होता है जो कि रूट के साथ सिम्बायोसिस का काम करता है। यूज्ड फॉर सोरगम पर मिलेट, यानी कि जो एजोस्पेरिलम होता है जो कि माइक्रो एरोबिक के एसोसिएटिव सिम्बायोटिक के अंतर्गत आता है, तो इसमें यह इसका प्रयोग सोरगम एंड पर्लिमिनेट यानी ज्वार और बाजरा में एजोस्पेरिलम का प्रयोग करते हैं, यानी एजोस्पेरिलम बैक्टीरिया का प्रयोग जो होता है वो ज्वार एंड बाजरा में किया जाता है जो कि माइक्रो एरोबिक होते हैं, या फिर यह आपका एसोसिएटिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक फिक्सेशन, यानी तीसरे नंबर पे आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यह भी कितने प्रकार का होता है तो एक तो आपका नोड्यूल फार्मिंग के अंतर्गत आता है। पहले नंबर पे आपका नोड्यूल फार्मिंग होता है, यानी कि सिम्बायोटिक फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है पहले नंबर पे आपका दिया है नोड्यूल फार्मिंग वाली बैक्टीरिया जिसके अंतर्गत पहले नंबर पे राइजोबियम आता है। डिस्कस अबाउट राइजोबियम इज एन एरोबिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि राइजोबियम जो होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है और हेट्रोमार्फिक बैक्टीरिया के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सिम्बायोटिकली फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम रूट्स, यानी कि लेग्यूम के रूट्स में नोड्यूल्स, यानी कि लेग्यूम रूट्स के नोड्यूल्स में, यानी कि लेग्यूम फसल के रूट्स के नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के साथ जो सिम्बायोटिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उसी को हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। फिर से राइजोबियम क्या करता है तो राइजोबियम सिम्बायोटिकली फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, किसकी उपस्थिति में करता है तो विथ द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नोड्यूल्स ऑफ रूट लेग्यूम रूट्स, यानी कि यह किसकी उपस्थिति में करता है तो रूट के, यानी कि पल्स क्राफ्ट के रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही नाइट्रोजन का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है वो सिम्बायोटिकली तरीके से राइजोबियम करता है। फिर से राइजोबियम क्या करता है तो राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है वो सॉइल में करता है, किसकी सहायता से करता है तो रूट के नोड्यूल्स में जो लेग हीमोग्लोबिन नोड्यूल्स पाया जाता है उसी की सहायता से ऐसा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ कॉमन लिस्ट दिए गए हैं, यानी कॉमन बायो स्ट्रेन्स ऑफ राइजोबियम, यानी कि राइजोबियम के जो साधारणतः बायो स्ट्रेन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ आपका राइजोबियम का स्पेसीज दिया है, दूसरी तरफ उसका लेग्यूम इनाकुलेंट यानी लेग्यूम से इनाकुलेटेड दिया गया है, यानी कि पहले नंबर पर राइजोबियम स्पेसीज है और किस फसल में इसके इनाकुलेटेड लेग्यूम यानी कि लेग्यूम्स इनाकुलेटेड यानी कि लेग्यूम्स में कौन सा इनाकुलेट प्रयोग किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। पहले नंबर पर आपका राइजोबियम मेलिलोटी आता है, इसका प्रयोग जो होता है मेडिकेगो सटाइवस या फिर लूसन में करते हैं, ट्राइगोनेला में करते हैं एंड मेलिलोटस में करते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है तो इसके लिए ट्रिक है
लूसन माने लूसन हो गया, मेथी हो गया एंड मेलिलोटस एल्बा। बहुत अच्छा ट्रिक है यार। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे राइजोबियम मेलिलोटी दिया है। इसके लिए ट्रिक है मल्टी, MLT, यानी मेलिलोटस में इसका प्रयोग करते हैं, लूसन में इसका प्रयोग करते हैं, इसके बाद ट्राइकोनेला या फिर मेथी में इसका प्रयोग करते हैं। जबकि ट्राइफोलाई का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो राइजोबियम ट्राइफोलाई, इसी के नाम पर ट्राइफोलियम एलेक्जेंडिना जिसे हम सबबरसिम के नाम से जानते हैं, उसमें ट्राइफोलियाई का प्रयोग करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम का प्रयोग होता है पी में करते हैं और लेंटिन में करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम का प्रयोग पी एंड लेंटिन में किया जाता है। राइजोबियम फैसिलियाई का प्रयोग होता है वो फैसिलस बुल्गेरिस या फिर इसी को हम राजमा के नाम से जानते हैं, जिसमें रूट न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो होता है वो अलग से दिया जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम जैपोनिकम, किस में प्रयोग करते हैं, तो राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में प्रयोग करते हैं, काउपी में प्रयोग करते हैं, ग्राउंडनट में प्रयोग करते हैं, सनहेम्प में करते हैं। यानी कि राइजोबियम जैपोनिकम जो होता है वो सनहेम्प यानी कि सनहेम्प मतलब सनई में प्रयोग करते हैं, ग्राउंडनट में प्रयोग करते हैं, काउपी में प्रयोग करते हैं, सोयाबीन में प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर का बैक्टीरिया है, पहले नंबर पर क्या है राइजोबियम, दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया आता है एक्टिनोमाइसिटीज, यानी दूसरे नंबर का बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिटीज फ्रॉम द जीनस फ्रैंकिया एंड काउसे कैसुएरिनस एल्डर। यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज किसके अंतर्गत आता है, तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो फ्रैंकिया जीनस के अंतर्गत आता है एंड कैसुएरिनस एल्डर के अंतर्गत आता है। यानी कि फिर से एक्टिनोमाइसिटीज कम फ्रॉम्स द जीनस ऑफ फ्रैंकिया एंड कैसुएरिनस एल्डर, यानी एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो कैसुएरिनस एल्डर एंड फ्रैंकिया जीनस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विदाउट नोड्यूल्स फार्मेशन, यानी कि विदाउट नोड्यूल्स फार्मेशन। पहले नंबर पे क्या दिया था, तो पहले नंबर पे दिया था माइक्रो एरोबिक दिया था, यानी पहले नंबर पे आपका नोड्यूल्स फार्मिंग बैक्टीरिया में क्या क्या आते हैं, तो नोड्यूल्स फार्मिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका राइजोबियम आता है एंड दूसरे नंबर पर आपका एक्टिनोमाइसिटीज आता है। जबकि विदाउट नोड्यूल्स फार्मिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो वे बैक्टीरिया जो नोड्यूल्स का फार्मेशन नहीं करते हैं, तो उसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, जिसे हम एनापिना ओजुली के नाम से जानते हैं। यानी कि बीजीए को ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम एनापिना ओजुली होता है। इज हैविंग ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वाटर फन, यानी कि इसका सिम्बियोसिस किसके द्वारा होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो एसोसिएशन होता है सिम्बियोटिकली तरीके से वाटर फन के साथ होता है। फिर से विदाउट नोड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका बीजीए आता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम एनाबिना एजोली होता है। हैविंग ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद वाटर फन, और इसमें जो एसोसिएशन यानी इसमें सिम्बियोटिक जो एसोसिएशन होता है वो आपका वाटर फन के साथ होता है, जिसे हम एजोला पिन्नेटा के नाम से जानते हैं, यानी कि क्या नाम होता है, तो वाटर फन का साइंटिफिक नेम होता है, एजोला पिन्नेटा होता है। एजोला पिन्नेटा जो होता है वो किसके साथ, यानी वाटर फन का जब एसोसिएशन बीजीए या फिर एजोला एनिबिना के साथ होता है और सिम्बायोसिस तरीके से होता है, तो उसी को हम विदाउट नोड्यूल्स फार्मिंग बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। फिर से विदाउट नोड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका बीजीए आता है, जिसका साइंटिफिक नेम एनाबिना एजुली होता है, और इसका जो सिम्बियोसिस एसोसिएशन होता है वाटर फन के साथ होता है, वाटर फन का साइंटिफिक नेम एजोला पिन्नाटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनाबिना इज हैबिट इन द कैविटीज इन द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग फर्न, यानी कि जो तैरने वाले फर्न्स होते हैं इसके पत्तियों में एक कैविटी पाई जाती है। फिर से एनाबिना इज हैबिट्स, यानी एनाबिना का एक हैबिट्स होता है कि एनाबिना इज हैबिट्स इन द कैविटी इन द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग फर्न, यानी कि जो तैरने वाले फर्न्स होते हैं इसकी पत्तियों के कैविटी में एनाबिना की एक हैबिट्स पाई जाती है, जिसे एजोला पिन्नेटा के नाम से जानते हैं। फिर से एनाबिना इज हैबिट इन द कैविटीज इन द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग फर्न, यानी जो तैरने वाले फर्न्स होते हैं इसकी पत्तियों में एक कैविटी की हैबिट्स पाई जाती है, किसमें, तो एनाबिना में, जिसे हम एजोला पिन्नाटा के नाम से जानते हैं। अगले नंबर का क्या है, तो फास्फोरस। दूसरे नंबर पे आपका
फास्फोरस, देज आर टू टाइप्स, यानी फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, यानी फास्फोरस सोल्यूबलाइजर फास्फेटिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बायो फर्टिलाइजर, यानी फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स आते हैं। एक तो आपका फास्फेट सोल्यूबलाइजर पीएसबी, जिसे हम कहते फास्फेट सोल्यूबलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स। दूसरे नंबर पे आपका फास्फेट एडजाबर बायो फर्टिलाइजर्स पीएसबी, जिसे हम वेम के नाम से जानते हैं, यानी वेस्कुलर एर्बोस्कुलर माइकोराइजा जो होता है वो फास्फेट अब्जार्बर बायो फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि पीएसबी जो होता है वो फास्फेट सोल्यूबलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। PSB culture should be used in soils because continuous use of DAP and NPK creates problem like sulfate and phosphate residue in soils, so PSB solubilizes them। फिर से PSB culture should be used in soils, यानी कि PSB यानी कि फास्फेट सोल्यूबलाइजर, यानी फास्फोरस सोल्यूबलाइजर फास्फेट सोल्यूबलाइजर बायो फर्टिलाइजर, यानी फास्फेट सोल्यूबलाइजर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग जो होता है वो सॉइल में किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो बिकॉज कंटिन्यूस यूज ऑफ DAP एंड NPK क्रिएट्स प्रॉब्लम, यानी कि लगातार DAP और NPK का सॉइल में प्रयोग किए जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसके अंतर्गत सल्फेट एंड फास्फोरस रेडिड्यू इन सॉइल्स लाइक सल्फेट एंड फास्फेट रेजिड्यू इन सॉइल्स, जिसके कारण सॉइल्स में सल्फेट एंड फास्फेट के जो अवशेष रहते हैं वो रह जाते हैं। सो PSB सोल्यूबलाइजेस देम, और जब हम मिट्टी में PSB का प्रयोग करते हैं तो इस सल्फेट एंड फास्फेट के अवशेष या फिर रेजिड्यू को क्या करते हैं? सोल्यूबलाइज कर देते हैं या फिर आपस में घोल देते हैं, जिसके कारण इसकी जो एक्यूमुलेशंस होता है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे आपका सीड इनोकुलेंट। सीड इनोकुलेंट्स के अंतर्गत क्या आता है? तो 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर कंटेनिंग 200 ग्राम मास ऑफ कल्चर विथ लिग्नाइट, यानी कि लिग्नाइट के साथ 200 ग्राम। फिर से 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर कंटेनिंग 200 ग्राम, यानी कि एक राइजोबियम के पैकेट में यानी कि एक राइजोबियम कल्चर के पैकेट का वजन कितना होता है? तो एक राइजोबियम कल्चर के यानी राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट का वजन जो होता है वो 200 ग्राम होता है, 200 ग्राम मास होता है कल्चर विथ लिग्नाइट, और इसमें लिग्नाइट की उपस्थिति पाई जाती है। फिर से राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट का वजन 200 ग्राम मास होता है, जो कि लिग्नाइट कल्चर के साथ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पैकेट्स आर सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर भूमि के लिए कितने पैकेट राइजोबियम आवश्यक होता है? तो 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर या फिर 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर जो होता है वो सफिशिएंट रहता है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉयल्ड विथ 300 ग्राम ऑफ जगरी एंड कूल्ड द सोल्यूशन, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसके लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए उबाले हुए पानी की 300 ग्राम मात्रा जो होती है आवश्यक होती है ऑफ जगरी। फिर से रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉयल्ड विथ 300 ग्राम ऑफ जगरी एंड कूल्ड द सोल्यूशन। फिर से रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉयल्ड, यानी कि राइजोबियम कल्चर के लिए सदैव गर्म पानी की आवश्यकता होती है, जिसके साथ 300 ग्राम गुड़ भी लिया जाता है। एंड कूल्ड द सॉल्यूशंस, एंड जो सॉल्यूशंस होता है यह कोल्ड होता है, इसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो ठंडा होता है। राइजोबियम इनोकुलेंट्स इज मिक्स्ड इन द जगरी सॉल्यूशंस, और राइजोबियम का जो सॉल्यूशंस होता है, यानी कि राइजोबियम का जो सॉल्यूशंस होता है इसका मिक्सचर इसको जो है जगरी के सॉल्यूशंस में मिक्स्ड करते हैं। एंड स्प्रिंग्ड ओवर द सीड्स एंड सीड्स आर थ्रूली मिक्स्ड। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 3 पैकेट्स आर सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर भूमि के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होती है राइजोबियम कल्चर की? तो 3 पैकेट की आवश्यकता होती है, या फिर 600 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉयल्ड विथ 300 ग्राम ऑफ
जगरी यानी कि 300 ग्राम जगरी को लेकर यानी 300 ग्राम गुड़ को पानी में मिलाकर उसे उबालते हैं। फिर इसके बाद उसके सॉल्यूशंस को ठंडा किया जाता है। राइजोबियम इनोकुलेंट्स इज मिक्स्ड। फिर इसके बाद राइजोबियम का जो इनोकुलेंट्स होता है इस जगरी वाले सॉल्यूशंस में मिक्स किया जाता है एंड स्प्रिंकल ओवर द सीड्स। और फिर इसका जो छिड़काव है वो सीड के ऊपर किया जाता है एंड सीड्स आर थ्रूअली मिक्स्ड, जिसके कारण जो सीड्स होता है वो अपने आप ही मिक्स्ड हो जाता है इसके साथ। दूसरे नंबर पे आपका आता है सॉइल इनोकुलेंट्स। पहले नंबर पे सीड इनोकुलेंट्स था, दूसरे नंबर पर सॉइल इनोकुलेंट्स। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कैरियर बेस्ड एजोटोबैक्टर और एजोस्पर्म या फिर पीएसबी कल्चर इज मिक्स्ड विद 25 किलोग्राम FYM, यानी कि 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कैरियर बेस्ड एजोटोबैक्टर और एजोस्पर्म या फिर पीएसबी कल्चर, यानी पीएसबी कल्चर हो चाहे एजोस्पाइरलम का कल्चर हो चाहे एजिटोबैक्टर का कल्चर हो, इसमें 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है सॉइल इनोकुलेंट्स के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि 25 किलोग्राम FYM के साथ मिक्स किया जाता है। यानी कि 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कैरियर बेस्ड एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम पीएसबी कल्चर इज मिक्स्ड विद 25 किलोग्राम FYM, यानी कि 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो कैरियर बेस्ड एजोटोबैक्टर होता है या फिर एजोस्पाइरलम होता है या फिर पीएसबी कल्चर होता है, इसको 25 किलोग्राम गोबर के खाद या फिर फार्म यार्ड मैन्योर में मिक्स किया जाता है एंड ब्रॉडकास्ट इन द फील्ड यूनिफॉर्मली बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। और फिर इस सॉइल इनोकुलेंट्स को हम ले जाकर फील्ड में एक समान तरीके से ट्रांसप्लांटिंग से पहले या यानी कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले एक समान भूमि पर इसका छिड़काव करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट यूटिलिटी। अगला हेडिंग क्या कह रहा है, तो अगला हेडिंग कह रहा है यूटिलिटी के बारे में, यानी उपयोगिता के बारे में। बीजीए कैन ऐड अप टू अबाउट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर टू राइस फील्ड्स। फिर से बीजीए कैन ऐड अप टू अबाउट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर टू राइस फील्ड, यानी यदि हम बीजीए का एप्लीकेशन राइस के फील्ड में कर देते हैं तो इससे 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है, यानी कि राइस के फील्ड में प्राप्त हो जाती है। यदि राइस के फील्ड में हम बीजीए या फिर साइनोबैक्टीरिया का एप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि राइस के फील्ड में यदि हम बीजीए या फिर साइनोबैक्टीरिया का एप्लीकेशन कर देते हैं तो इससे उस फील्ड में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन अधिक मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइजोबियम इंक्रीजेज द यील्ड बाई 25 से 30% इन सक्सीडिंग क्रॉप्स, यानी कि जो आगामी फसल्स है उसमें आगामी फसल्स में 25 से 30% यील्ड जो होता है वो राइजोबियम इंक्रीज कर देता है। यानी कि राइजोबियम कल्चर का, यानी जिस भूमि में हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उस भूमि में जब हम आगामी फसल लेते हैं या फिर जो सक्सीडिंग क्रॉप्स लेते हैं तो उसका यील्ड जो होता है 25 से 30% तक अपने आप ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोफ्लोरा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो माइक्रोफ्लोरा के एग्जांपल के तौर पर बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, एक्टिनोमाइसीटीज आता है एंड एल्गी आता है। यानी माइक्रोफ्लोरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, एक्टिनोमाइसीटीज आता है एंड एल्गी आता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू माइक्रोफ्लोरा, बैक्टीरिया ग्रो वेल विथिन पीएच रेंज ऑफ 6.5 to 8, यानी कि वह बैक्टीरिया जो कि 6.5 से लेके 8 pH रेंज पर अच्छी तरह से उग जाते हैं तो उसी को हम माइक्रोफ्लोरा के नाम से जानते हैं। फिर से वह बैक्टीरिया जो कि pH रेंज 6.5 से लेके 8 pH के बीच में अच्छी तरह से उगते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई प्रीफर्स एसिडिक रेंज, यानी कि जो फंजाई होते हैं यह एसिडिक रेंज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कितने रेंज तक, तो 4.5 से लेकर 6.5 pH तक इन्हें अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइल एक्टिनोमाइसीटीज प्रीफर स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशंस, लेकिन जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं या अल्कलाइन कंडीशन वाले यानी कि स्लाइट यानी हल्का जो क्षारीय मृदा होते हैं उस दशा को यह प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंस इन पर ग्राम ऑफ सॉइल ऑन नंबर बेसिस, यानी कि संख्या पर आधारित माइक्रोफ्लोरा का वह ऑर्डर जिसमें पर ग्राम ऑफ सॉइल यानी 1 ग्राम सॉइल में कितना उपस्थित है। फिर से ऑर्डर ऑफ माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंस इन पर ग्राम ऑफ सॉइल, यानी कि 1 ग्राम सॉइल्स में कितने
फ्लोरा, कितने माइक्रोफ्लोरा उपस्थित हैं उसके क्रम दिए गए हैं। किसके आधार पर? तो ऑन नंबर बेसिस, यानी नंबर के आधार पर दिया गया। इन जनरल सॉइल्स, यानी कि जो सामान्य मृदा होती है उसमें बैक्टीरिया कितनी पाई जाती है? तो 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁹ तक पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका एक्टिनोमाइसीटीज आता है 10⁻⁷ से 10⁻�8। एंड तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे फंजाई आता है 10⁻⁵ से लेके 10⁻�6। चौथे नंबर पे आपका एल्गी आता है जो कि सबसे लोवेस्ट होता है 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁵ होता है। फिर से आर्डर ऑफ माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंस इन पर ग्राम ऑफ सॉइल, यानी 1 ग्राम सॉइल में कितने माइक्रोफ्लोरा उपस्थित हैं उसका क्रम दिया गया है, और वो भी नंबर के बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा जो होता है इन जनरल सॉइल्स, यानी सामान्य मृदा में बैक्टीरिया जो होता है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइसीटीज पाया जाता है। चौथे नंबर पे फंजाई पाया जाता है। एंड पाँचवें नंबर पे आपका एल्गी पाया जाता है। एल्गी की संख्या सबसे कम है जबकि बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसके बेसिस पे? तो नंबर ऑफ बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट, इन एसिडिक सॉइल्स, यानी कि अम्लीय मृदा में फंजाई की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया की संख्या दूसरे स्थान पर चली जाती है, एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या तीसरे स्थान पर चली जाती है, और एल्गी तो लास्ट में है ही है। एल्गी तो लास्ट में है ही। नेक्स्ट है इन अल्कलाइन सॉइल्स, यानी कि क्षारीय मृदा में एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या ज़्यादा होती है। अल्कलाइन सॉइल में फंजाई की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है जबकि अल्कलाइन सॉइल्स में एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया एंड तीसरे पर फंजाई चला जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का सॉयल माइक्रोफौना प्रोटोजोआ आता है। इसके अंतर्गत अर्थवर्म आता है, निमेटोड आता है, यानी कि सॉयल माइक्रोफौना के रूप में क्या आता है? तो सॉयल माइक्रोफौना के रूप में आपका प्रोटोजोआ आता है, अर्थवर्म आता है, निमेटोड आता है। नेक्स्ट है प्लांट्स यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इंडिकेटर, यानी कि वह प्लांट्स जिसका प्रयोग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि वह प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को दर्शाते हैं। तो इस एक तरफ आपका न्यूट्रिएंट दिया, दूसरी तरफ इंडिकेटर प्लांट्स दिया है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी किस किस प्लांट पर देखी जाती है? तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जो था कालीफ्लावर एंड कैबेज में देखी जाती है। फास्फोरस की डिफिशियंसी जो थी वो मस्टर्ड में देखी जाती है। फास्फोरस की डिफिशियंसी किस में देखी जाती है? तो मस्टर्ड पर देखी जाती है। पोटेशियम की डिफिशियंसी पोटैटो में देखी जाती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी कालीफ्लावर और कैबेज, यानी कि नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों की डिफिशियंसी कालीफ्लावर एंड कैबेज पर देखी जाती है। सोडियम की डिफिशियंसी शुगर बीट एंड टर्निप में देखी जाती है, यानी रूट क्रॉप्स में सोडियम की डिफिशियंसी देखी जाती है, यानी सोडियम की डिफिशियंसी शुगर बीट एंड टर्निप में देखी जाती है। जबकि बोरान की डिफिशियंसी जो होती है वो सनफ्लावर में देखी जाती है, यानी सूरजमुखी में देखी जाती है, जिसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस आपका USA होता है, जबकि सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस चाइना होता है। नेक्स्ट है फेरस का डिफिशियंसी किस पर देखी जाती है? तो सोरगम या फिर ज्वार पर देखी जाती है। नेक्स्ट यूनिट प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अगला यूनिट है रिलेटेड टू प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।